तो आप सब में से जो भी लोग इस दुस्साहस को यहाँ सुनने के लिए आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया अगले कुछ देर के लिए। तो सवाल यह है कि क्या नाटक करना तो सिखाया जाता है। अब सब लोग थिएटर स्कूल से पास आउट, देवेंद्र बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, तो आप सब जानते हैं कि नाटक करना सिखाया जाता है। तो वो तो आर्ट है, आर्ट हमको सीखना पड़ता है, उसके बहुत सारी बारीकियाँ हमको सीखनी पड़ती है। तो क्या देखना भी एक कला है जिसको हमको सीखने की ज़रूरत महसूस होती है। इस बारे में ऐसा नहीं कि पहली बार चर्चा हो रही है, दर्शकों के बारे में हमेशा चर्चा होती रही है कि किसको देखने आना चाहिए। एप्रिसिएशन पे एक बड़ा काम बाहर भी होता है, यहाँ भी। पुणे में तो फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स ही है। NSD ने भी थिएटर एप्रिसिएशन का कोर्स चलाया था, अभी चल रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उस कोर्स के पहले बैच का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने नाटक देखना सीखा भी है। तो वो भी है। और फिर जब अभी मैं नटरंग के कुछ पुराने अंक देख रहा था, तो लखनऊ में इसको लेके बाकायदा गोष्ठी हुई है, जहाँ अलग अलग लोगों का मानना है। कुछ लोग मानना है कि दर्शकों को ट्रेन किया जाना चाहिए, उनका वर्कशॉप होना चाहिए। तो कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं, वो एक सतत प्रक्रिया के तहत अगर आप अलग अलग तरह के नाटक देखते हैं तो आपको देखना ऐसे ही आ जाएगा, उसके लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है नाटक का, नाट्यशास्त्र, और या हमारे यहाँ जो कलाएँ हैं, उन सब कलाओं में एक प्रावधान है सहृदय होने का या रसिक होने का। आप साधारण दर्शक हैं, आप कोई चीज़ जैसे पासिंग बाई या देखते हुए गुजर जाते हैं, गुजर जाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी भी कला के रसिक बनना चाहते हैं या सहृदय बनना चाहते हैं, यानी उस कला के प्रति आपका प्रेम है, तो आपको सीखने की जरूरत पड़ती है, ताकि आप उस कला की बारीकियों को पहचान सके, सराह सके और उन सारी चीज़ों को देखें जो फनकार ने बुनी है, या आप उस चालाकी को भी पहचाने जो फनकार ने वो कला बुनते समय या नाटक करते समय, प्रस्तुति करते समय वो चालाकी अपनाई है। तो उसको पकड़ना सीखने के लिए भी अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो यहाँ मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है, उसी सीखने का हिस्सा है जो इतने सालों के दौरान शायद नाटक की तो हम सबकी स्मृतियाँ बचपन से जुड़ी होती हैं। बचपन से सब लोग भारतीय परिवेश में नाटक देखना शुरू करते हैं, तब से लेके और फिर दिल्ली में गुजारे गए इतने साल, जब से इलाहाबाद गया हूँ तो वहाँ नाटक चूँकि कम होता है, इसलिए नाटक देखना कम हो गया है। तो उसी अनुभव से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप सब इससे सहमत हो, आप असहमत भी हो सकते हैं और बता भी सकते हैं। और फिर यहाँ भी हमने जो नाटक देख रहे हैं दो तीन दिन से, उसमें भी यह महसूस हुआ कि दर्शकों को नाटक देखने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, चाहे भले ही आप प्रेम की वजह से। लेकिन कल जैसे ही हम लोग देखा कि नाटक शुरू हुआ तो एक हूटिंग शुरू हुई, या परसों जब हम लोग नाटक देख रहे थे तो ठीक नाटक के सामने, वो अलग बात थी कि वो दोनों जो एक्टर थे वो फोर्थ वॉल तोड़ रहे थे, लेकिन उनके ठीक सामने बैठा एक दर्शक लगातार उनको रिस्पॉन्स कर रहा था, और रिस्पॉन्स के कारण मुझे लगा कि कई बार उनका जो फ्लो था वो ब्रेक भी हुआ, वो भूले भी, और फिर उनको वापस नाटक में आना पड़ा। तो और ये नाटक देखने के आप लोग पता नहीं बरेली में जूझते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग ने कई दिल्ली, पटना, लखनऊ, दिल्ली, पटना जैसे जगहों के एक्सपीरियंस हमने देखा है कि ताली एक बहुत विशेष समस्या होती है नाटक की, कि आप दर्शक उत्साह में होता है तो ताली बजाना चाहता है, ताली बजा देता है, लेकिन कई बार ये ताली भी क्या होती है कि आप इस जगह पे बजाते हैं जहाँ वो पूरी जो नाटक का फ्लो है, जो प्रस्तुति का फ्लो है, वो पूरा टूट जाता है। तो उस समय पे बर्दाश्त करना। ऐसे भी परफॉर्मेंसेज में, जैसे दास्तान गोई एक परफॉर्मेंस होती है, तो दास्तान गोई के जो दास्तान गो होते हैं वो कहते हैं कि ताली मत बजाइए, सराहिए, वाह कीजिए, दाद दीजिए, लेकिन ताली मत बजाइए, लेकिन फिर भी दर्शक जो है वो ताली बजा ही देता है। या बहुत सारी चीज़ें। तो और जैसे हम लोग को कहने की जरूरत पड़ती है कि आप फ़ोन न निकालें, या कैमरा फ्लैश लाइट जला के फोटो न खींचे, वीडियो न बनाएं। परसों जब नाटक हो रहा था तो हमने देखा कि लाइव एक्टर आपके सामने परफॉर्म कर रहा है, और बहुत सारे लोग अपना मोबाइल निकाल के उसी समय वीडियो बना रहे थे, जबकि उनको पता होता है कि उसी समय एक कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकर भी वीडियो बना रहा होता है, लेकिन वो इस दृश्य को अपने कैमरे में दर्ज करने के मोह से नहीं बच पाते। अपनी आंखों से कम वो कैमरे की आंखों में उस समय लाइव नहीं देख रहे होते, कैमरे में देख रहे होते हैं, अपने फ़ोन के कैमरे में। और नाटक देखना इसलिए भी सीखने की जरूरत होती है क्योंकि दर्शक नाटक का बाहरी हिस्सा नहीं है। कम से कम नाटक ही एक ऐसी कला है जिसमें दर्शक उसका बहुत भीतरी हिस्सा है। इसलिए कोई भी यह कहेगा कि उस पार जो लोग हैं दर्शक, उसकी हम चिंता नहीं करते हैं, तो दर्शक कोई भी ऐसा नाटक करने वाला व्यक्ति नहीं है जो उसकी चिंता नहीं करता है। और दर्शक के हाथ में एजेंसी होती है नाटकीय विधा में ही, जो यह तय करता है कि वो क्या देखेगा। जैसे कल के नाटक से मैं उदाहरण देता हूँ।
पटना के सुपर हीरो से जब वो मनोज आता है और बालकनी की तरफ देखता है तो उधर मैं जिस हिस्से में बैठा हुआ था उसी के ऊपर एक बल्ब जल रहा था। सामने से वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन वो बल्ब जलता है तो हमने देखा कि आप चुन सकते हैं कि आप उस समय किसको देखेंगे। बहुत सारे लोग मनोज के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख रहे थे, बहुत सारे लोग उस बल्ब की तरफ उस तरफ देख रहे थे जिधर मनोज देख रहा था, और मैं उसी समय ये देख रहा था कि दर्शक इस पूरी परिघटना को कैसे देख रहा है, मनोज को कितने लोग देख रहे हैं और उस बल्ब की तरफ कितने लोग देख रहे हैं। तो हम ये तय कर सकते हैं कि हम किधर किस तरफ देखें, तो ये तय करना हमारे हिस्से में होता है। यहाँ मैं रुक के आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि प्रवचन ना हो के थोड़ा इंटरेक्टिव भी हो सकता है। अगर आप जवाब देना चाहो तो कि आप हम में से अधिकतर लोग नाटक क्यों देखते हैं? आशु भाई को मैं जानता हूँ, आप क्यों देखने आते हैं नाटक? पहली बात तो ये है कि कुछ सीखने की ही ललक होती है उससे, कि समाज के बारे में जो एक कोई भी आइडल सिचुएशन होती है जिससे कुछ सीखने को मिलता है, जो नाटक के द्वारा दिखाया जाता है। ये कुछ सीखने के लिए आते हैं। और भी कोई सवाल का जवाब देना चाहे, आप क्यों देखने आते हैं नाटक? हाँ, आपसे पूछो, आप दोनों बता सकते हैं, दोनों से कोई। हाँ, सीखने के लिए फिल्मों से एक्सपोजर बहुत इजीली मिल जाता है, पर थिएटर और नाटक जब मिलता है तो ये लगता है कि देख लें और जितना उससे सीख सकते हैं। जी, आप? आई थिंक सर्टेन हम इमोशंस पोजेस करते हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स को देख के उन इमोशंस को प्रोजेक्ट करने का स्पेस मिलता है। हाँ, मैं तो प्योरली आई एम देयर टू एडमायर द लाइव परफॉर्मेंस। जो हमारे सामने जो कोई भी आर्टिस्ट या एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, तो अप्रिशिएट एंड टू एडमायर द वर्क दैट दे आर डूइंग ऑन द स्टेज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। थैंक यू। और कोई जवाब देना चाहे तो दे सकता है। हाँ, मुझे कहानियाँ पसंद है, तो मतलब पढ़ने में और जो देखने को मिलती है सामने, तो उसका आनंद ही उसका आनंद आता है। मतलब जिंदा हो जाती है वैसा है। मैं नाटक नहीं देखता था, मुझे नाटक काम की मजबूरी से देखना पड़ा। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ। मैं हमारे यहाँ रिवाज है ना कि बिजली भी वही कवर करेगा, नाटक भी वही देखेगा। जी। तो नाटक देखने आते थे, लेकिन मुझे ये लगा कि नाटक देखने से नाटक देखना चाहिए। सारे नहीं देखो, लेकिन कुछ तो जरूर जितने देख सको उतने देख लो। और अब भी काम से जुड़ा हुआ नाटक देख रहा हूँ, लेकिन आदमी अपनी बात आदमी से कह रहा होता है, किताब भी करती है, लेकिन वो खुद कह रहा होता है या किसी की बात अपनी जबान से कह रहा होता है, बड़ा असर होता है। अब ये सारे उत्तर लगभग अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम इनको कैटेगराइज करें या इनको एक जगह इकट्ठा करेंगे तो हम पाएंगे कि दो काम के लिए हम नाटक देखते हैं। एक तो वो खुराक है जो मनोरंजन के रूप में मिलता है। हाँ, वो हमारे एक हिलाने के लिए, झकझोर देने के लिए हमारी एक ज़रूरत है, मतलब हमारी एक प्रकार की ज़रूरत है, जैसे हाँ, खाना पीना रहना। हाँ, बस। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो सीखने के लिए नाटक देखते हैं, यानी वो हमारी ज़रूरत पूरा करे और फिर वो सीखे। तो आप कैसे, जैसे आपने कहा कि केवल मनोरंजन नहीं है, जैसे ब्रेख्त भी कहता है कि वो केवल मनोरंजन नहीं है, वो हमारी चेतना को, क्योंकि नाटक तब शुरू हो जब वो खत्म हो चुका हो। असल में बर्टोल्ट ब्रेख्त कहते हैं कि नाटक तब शुरू हो जब वो ऑडिटोरियम में खत्म हो चुका हो और वो नाटक आप अपने साथ लेके जा रहे हो। तो ऐसा कितना नाटक आप अपने साथ लेके जाते हैं? और जाहिर है कि जब एक तरह के नाटक से आपकी जरूरत नहीं पूरी होती तो आप दूसरे तरह के नाटकों की तरफ जाते हैं। तो ब्रेख्त कहते हैं, और नाटक इसलिए आपको खुराक पूरी होती है, इसलिए आपको आनंद आता है क्योंकि उसमें आप देखते क्या है, जो चीज़ें वो दिखाया जा रहा है, जो चीज़ें डायरेक्टर दिखा रहा है, वो आप देखना चाहते हैं, या आप जो वो नहीं दिखा पा रहा है या वो जो छुपा ले जा रहा है वो आप देखना चाहते हैं। तो बर्टोल्ट ब्रेख्त ये भी कहते थे कि जो बहुत कुछ जब सहज स्वाभाविक नजर आ रहा हो और वही सहज स्वाभाविक आप देख के चले जा रहे हो, इसका मतलब कि आपने समझने की कोशिश नहीं की और आप चुपचाप चले गए वहाँ से। तो इसलिए वो उन्होंने पूरे देखने के सिद्धांत के आधार पे ही उन्होंने अभिनय का पूरा सिद्धांत बदल दिया। जहाँ एक्टर जो अभिनय करता था उसको परफॉर्मर में बदल दिया कि प्रदर्शन करे और एक डिस्टेंस बना के उससे करे। तो वो अभिनय के टीचर लोग सिखाएंगे, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। और नाटक देखने में देखिए एक श्रम भी है कि आप सब लोग यहाँ नाटक पे एक व्याख्यान सुन रहे हैं और फिर कुछ देर बाद चल के किसी ऑडिटोरियम तक जाएंगे। नाटक एक रूप नुक्कड़ भी है जो पहुँचता है, लेकिन उसको भी खड़े खड़े देखने का भी एक श्रम है। और ऐसे समय में जब मास कल्चर का पूरा जमाना है और देखने के इतने रूप हमारे सामने मौजूद हैं, फ़ोन है, फ़ोन में सतत आप रील्स देख सकते हैं जो 15-15 सेकेंड 30-30 सेकेंड में एक लोगों की खुराक जरूरत पूरा कर रहा है, लोग उसके एडिक्ट हो रहे हैं, आदी हो रहे हैं।
उसमें भी आप मास कल्चर के इस ज़माने में आप नाटक देखने आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप वह चीज़ नाटक से लेना चाहते हैं जो ये सब चीज़ें आपको नहीं दे पा रही, जो इसीलिए आदमी किताबों की शरण में जाता है, इसलिए नाटक के शरण में जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें आप बड़ा स्क्रीन अवेलेबल है, आप नेटफ्लिक्स ये OTT पे आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नाटक देखने आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नाटक से वो आप चाहते हैं जो आपको ये सारे माध्यम मिलकर नहीं दे पा रहे। तो पहला तो मेरा प्रस्ताव यही कि नाटक को आनंद के लिए ही पहले देखा जाना चाहिए, कि वह नाटक देखिए जिससे मनोरंजन हो और अपने भीतर के दर्शक को उससे अच्छा लग रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं। नाटक ठीक है हमारी बौद्धिक ज़रूरत को भी पूरा करता है, लेकिन हमने देखा है भारतीय रंगमंच में पिछले कुछ दशकों में हमने देखा कि बौद्धिकता इतनी हावी हो गई है रंगमंच पर, या रंगमंच को इतनी ज़बरदस्त एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में बदल दिया गया है कि आम दर्शक इससे दूर हो गए, या दर्शक इतनी और ये हमेशा से होता रहा, चाहे शंकर प्रसाद के ज़माने में भी या उससे पहले जब हिंदी का साहित्य रंगमंच बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो किसी ने चिढ़ के लिखा भी था कि ये कौन दर्शक है जो ₹1.25 की डिक्शनरी खरीद के ये नाटक देखने जाएगा, और वो नहीं जाता था देखने, नहीं गया, क्योंकि उसी समय उसकी भाषा में आनंद प्रदान करने वाला नाटक मौजूद था, पारसी थिएटर और नौटंकी जैसे कलाओं के रूप में पूरे भारत भर में, पूरे देश भर में। तो नाटक देखते हुए हमें यह देखना चाहिए कि हमको अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने देखा, अब मैं कुछ असहज करने वाली बातें भी कहूँगा, अनपॉपुलर चीज़ें। परसों का नाटक देखते हुए आप सब लोगों को मजा आया होगा, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, और मैंने ये सवाल अपने आप से पूछा लगातार कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कि उसके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उसका संगीत अच्छा नहीं था, वो सब था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ है जो इसमें होना चाहिए था, वो नहीं है। और एक समय का जब मेरे भीतर का दर्शक बोल रहा है कि हाँ वो मिसिंग है, तो मैं उसको समझाऊंगा नहीं ज़बरदस्ती कि नहीं, चूँकि ये सारे लोग ऑडिटोरियम में बैठे एंजॉय कर रहे हो, तो तुम क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हो। तो मैं अपने भीतर के उस असंतुष्ट आदमी को संतुष्ट नहीं करूँगा, उसको छोड़ दूंगा कि हाँ वो सवाल मुझसे पूछे, तभी मेरे टेस्ट का वो होगा, परिष्कार होगा, रिफाइन होगा वो दूसरी चीज़ों की। तो उस समय हमको देखना पड़ेगा कि हम जो आनंद लेना चाहते हैं उसकी कोटि क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका तरीका क्या है। कोई एक आनंद ऐसा होता है जो हमको हंसाते खिलाते हंसते होते हुए हमारी चेतना को बदल देता है, हम जो थे उससे थोड़े बेहतर बन जाते हैं। इस कसौटी पे जब हम देखते हैं नाटक को, तो हमको लगता है कि बहुत सारे नाटक ऐसे होते हैं जो हमारी भावनाओं को सहलाते हैं, वो हमको कुछ ऐसा नहीं देते जिससे हमारे अनुभव की दुनिया में कुछ वृद्धि हो। तो ऐसे नाटकों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो हमारी रुचियों, जो जैसे कुछ नॉर्म्स पकड़ लिए हैं कि वो ये सारी बातें करेंगे और उनको अच्छा लगेगा। इसलिए मुझे लगा कि उस नाटक में अधिकांशतः उसका जो सहारा था वो संगीत था। तो अगर हम संगीत को निकाल देंगे तब हमको उस नाटक से क्या मिलेगा। तो मैंने पाया कि शायद हमको उस नाटक को कुछ मिले। और हम म्यूजिकल इवेंट में नहीं आए थे, हम एक नाटक दृश्य श्रव्य कला है, तो उसमें सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए था। तो वो ऐसा था जो मेरा जो स्वाद है उस पर वो खरा नहीं था। तो ऐसे नाटकों से हमको सचेत होकर देखना चाहिए जो हमारी रुचियों को, जो हमारे पहले से जो धारणाएं हैं उन धारणाओं को चुनौती नहीं देता, उनको पहले से ज़्यादा मजबूत बना के चला जाता है। और चूँकि ऐसे बहुत सारे आनंद के रूप और ऐसे बहुत सारे मनोरंजन के रूप हमारे बीच मिलते हैं जिनमें हमको क्षणिक उत्तेजना के सिवा कुछ नहीं मिलता। हम थोड़ी देर देखते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं, है ना। उससे हमारे ना बुद्धि में वृद्धि होती है, ना हमारे इमोशन में वृद्धि होती है, ना हमारे सेंटिमेंट में वृद्धि होती है। और एक अच्छा, मैं मनोरंजन को एक गलत शब्द नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं मनोरंजन शब्द का इस्तेमाल करूँगा बार बार, कि एक अच्छे मनोरंजन का काम यह भी है कि वो हमको थोड़ा आनंद भी दे, हमको थोड़ा डराए भी, थोड़ा हम आहत भी करें। मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा। आप सब लोग जानते भी होंगे कि कन्हैया लाल जी भारतीय रंगमंच के बहुत बड़े आदमी थे, और उनका एक नाटक है द्रौपदी, जो महाश्वेता देवी की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी पत्नी जो भारतीय रंगमंच की बहुत बड़ी अभिनेत्री है, सावित्री हैसनाम, वो काम करती हैं। और वो उस नाटक में भी ऐसा मनोरंजन मिलता है जो हमको डरा देता है, क्योंकि उस नाटक को देखते हुए मेरा उस नाटक में वो कुछ सेकंड के लिए मंच पे ही नंगी होती है। मतलब वो ऐसा सीन है कि वो इतना मिलिट्री का उत्पीड़न है कि वो अंत में वो जो द्रौपदी है वो अपना कपड़ा उतार के प्रस्तुत कर देती है कि हाँ कम रेप मी। आपने देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा वो नाटक अगर तो उस दृश्य तक आते आते एक दर्शक के रूप में मेरा तनाव इतना बढ़ गया कि जब मैंने अनुमान किया कि अब ये दृश्य आने वाला है, तो मैं श्री राम सेंटर छोड़ के भाग गया।
मुझे लगा कि मैं अब ये देख नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो नाटकीय तनाव इतना हावी हो गया। फिर नाटक में यह भी होना चाहिए कि हम उस सच के बारे में जान सके, उन चीज़ों के बारे में जान सके जिनके बारे में हम नहीं जानते। कुमुद भाई बैठे हुए, मैं उनके नाटक मुक्तिधाम का उदाहरण देना चाहता हूँ कि उस मुक्तिधाम नाटक में बहुत चालाकी से बताया गया कि ये एक तबके को दुश्मन बना के उसके खिलाफ तैयार करने का अभियान कितने जमाने से चलता रहा है। और दरअसल उसकी जो बुनियाद होती है जिस पे आप किसी समुदाय के खिलाफ हो जाते हैं, उसकी बुनियाद बहुत खोखली होती है। तो भले वह नाटक इतिहास की बात कर रहा होता है, लेकिन इतिहास के बहाने वो हमारे वर्तमान समाज के सच के बारे में भी बहुत बेबाकी से बताते हैं। तो ऐसे नाटकों से हम वो चीज़ जानते हैं जो, या वो चीज़ जानते हैं जो नहीं जानते, या वह चीज़ भी जानते हैं जो हम जानने की कोशिश नहीं करते, या हमारे सामने के तमाम तरह के माध्यम हमको उससे छुपा लेते हैं, वो हमको दिखाना नहीं चाहते। तो नाटक ऐसा भी होता है कि जो हमको बताता है कि देखिए समाज में इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो नाटक में हमको यह देखना चाहिए कि जब हम नाटक देखें तो हमको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हमको उस नाटक में क्या अच्छा लगा, और यह भी सवाल करना चाहिए कि वो जो चीज़ अच्छी लगी हमको वो क्यों अच्छी लगी, उसमें क्या ऐसी चीज़ थी। और यह जब सवाल हम करेंगे तो हमारी रुचियों का, और ये तब होगा कि जब हम अलग अलग तरह के नाटकों का स्वाद लेंगे, अलग अलग तरह की चीज़ें देखेंगे। जैसे भारंगम में जब होता था तो उसमें ऐसा मौका रहता था कि उसमें तरह तरह के स्पेसेस में, प्रोसेनियम में, मुक्त आकाश में, या वो सर्कुलेशन वाली जगह पे, एम्फी थिएटर में, कई जगह पे नाटक चल रहे हैं और अलग अलग मूड्स के नाटक चल रहे हैं। तो आपको भले आपको मज़ा नहीं आ रहा है नाटक में, लेकिन आप कुछ देर तक अपने को छोड़ देते हैं और अपने को नियंत्रण में रखते हैं कि हम अच्छा लगे या ना लगे ये नाटक पूरा देखेंगे, तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा है। फिर उसमें हम यह भी देखते हैं कि बहुत सारे नाटक ऐसे होते हैं जिसमें कोई ताम झाम नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे नाटक देखते हैं जिसमें बहुत सारा ताम झाम होता है, लेकिन आप जब नाटक से बाहर निकलते हैं तो जिसमें कोई ताम झाम नहीं होता वो नाटक आपको याद रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि ताम झाम वाले नाटक भी याद रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बिना ताम झाम वाला नाटक याद रहता है ज़्यादा, और बहुत सारा ताम झाम होता है तो वो नाटक नहीं याद रहता। अभी हाल ही में मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक नाटक देखा, हिमस्खलन। उसमें एक अच्छी कहानी, बहुत टर्की की कहानी थी, तुर्की का नाटककार था, और उसमें कहानी ये थी कि और वो रियलिस्टिक स्टाइल में नाटक हो रहा था। तो उस ट्रेनिंग प्रोसेस के जरिए वो नाटक हो रहा था, तो उसके लिए जो सेट तैयार किया गया था उसकी ज़रूरत थी, और वो भी अपनी जगह सही थी। लेकिन उसमें नाटक में ये था कि एक पहाड़ी इलाका है जिसमें 3 ही महीने के लिए सारी कार्रवाई होनी है, 9 महीने लोग शांत रहते हैं, और ऐसा भी काम नहीं करना चाहते जिससे संतान उत्पत्ति हो उन 9 महीनों में, क्योंकि संतान उत्पन्न होगी तो प्रसव पीड़ा से औरत चिल्लाएगी तो हिमस्खलन होगा। तो अगर कोई औरत गर्भवती होगी तो उसको जिंदा बर्फ में दफना देने की बात है। तो और उस परिवेश में घटित होता है। तो अब उसी बीच में एक परिवार है, उस परिवार की बहू गर्भवती हो जाती है, तो पंचायत होता है, पंचायत होने में उसको दबाने की बात चलती है, लेकिन लड़का अंततः विद्रोह करता है। विद्रोह करने के बाद बच्चा कहानी में इसलिए सुना रहा हूँ कि आप सब लोग हो सकता है कि नाटक से परिचित ना हो। बच्चा फिर होता है, औरत चिल्लाती है और कोई हिमस्खलन नहीं होता। अब हम जब नाटक देख रहे थे तो वो सेट सज्जा पूरा देख के गए। फिर बाद में जब नाटक के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि ये इस नाटक का जो मैसेज था वो बहुत बड़ा था कि जब कोई भी आदमी आपको बोलने नहीं दे रहा है और आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं और चीखना चाहते हैं जोर से, तो मुझे लगा कि वो जो सेट था उस नाटक के भीतर की जो ताकत थी या भीतर की जो आवाज़ थी उसको कहीं रोक रहा था, क्योंकि अभिनेता वो रियलिस्टिक मूवमेंट करने में और रियलिस्टिक पोर्ट्रेल करने में, चूँकि उनके ट्रेनिंग का प्रोसेस था, वो फंसे रह गए थे। तो अगर वो हटा लिया जाता तो हो सकता है कि नाटक अच्छा हो जाता। और कई बार हम देखते हैं कि वो चीज़ें, जैसे रणधीर आज चले गए हैं, लेकिन हम उनके नाटक में देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो, चाहे कर्माशी हो या आउटकास्ट हो, और वो सारे प्रॉपर्टीज़ उस नाटक की संप्रेषणीयता को हमारे बीच में बढ़ाती है। तो सवाल ये भी है कि नाटक से हमको मिलता क्या। और बहुत पहले जब भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिख गए थे, जो शायद 3री सदी में लिखा गया वो नाटक, उसके 27वें अध्याय में वो बताते हैं कि प्रेक्षक, वो बताते हैं कि प्रेक्षक होता है नाटक का। नाटक में 3 तरह के दर्शक होते हैं, हम सब जानते हैं। एक जो मैंने बताया कि जिस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो नाटक की अच्छाई बुराई के बारे में बताए, वो कहेगा अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा नहीं, वो
कॉमन दर्शक है, वो नाटक देखा या किसी भी मनोरंजन की चीज़ देखी और फिर वहाँ से निकल गया। दूसरा दर्शक है जो उत्साही होता है, वो लोगों को आसपास में बताता है कि मैंने ये चीज़ देखी, मुझे अच्छी लगी, वो कारण नहीं जानता, कुछ नहीं लगा। लेकिन तीसरे प्रकार का दर्शक वो होता है सहृदय, जिसको हम कहते हैं, जो कारण भी बताएगा आपको, जिसमें आलोचक समीक्षक वगैरह लोग भी आते हैं, और ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो लिखे तभी वो आलोचक समीक्षक हो, जो आपको बताता है, जिसके पास नाटककार भी जाना चाहते हैं, जिसके पास निर्देशक भी जाना चाहता है, पूछने के लिए कि इसमें हम क्या सुधार करें या इसमें क्या चीज़ें अच्छी लगी आपको, क्या अच्छी नहीं लगी। तो तीसरे प्रकार के दर्शक या दूसरे प्रकार के दर्शक बनने के लिए तो आपको अपने को ट्रेन करना ही पड़ेगा। और भरत मुनि कहते हैं कि प्रेक्षकों में सभी गुण नहीं होते, और क्योंकि ये दुनिया का जो विचार है या दुनिया में जो चीज़ें हैं वो असीम है और प्रेक्षक संकीर्ण होता है। तो श्रेष्ठ प्रेक्षक वह होता है जो तुष्टि में तुष्टि को प्राप्त करता है, शोक में शोक को, क्रोध में क्रोध को, भय में भय को। यानी नाटक जो प्रदर्शित करना चाह रहा है वो आप ग्रहण कर पा रहे हैं, तब आप श्रेष्ठ प्रेक्षक हैं। और फिर सभी के शील यानी कि आचरण भिन्न भिन्न होते हैं, और नाटक शील का निर्माण करता है, हमारे आचरण का निर्माण करता है। और वो भरत मुनि यह भी बताते हैं कि हर वर्ग के लोगों को, युवाओं को क्या अच्छा लगता है, बालक को क्या अच्छा लग सकता है, वृद्ध आदमी को क्या अच्छा लग सकता है। और वो यह भी कहते हैं कि जब झगड़ा हो जाए कि किसी बात से आप सहमत न हो, तो उसका निदान आप किसके पास करें, तो वो प्राश्निकों के पास जाने के लिए कहते हैं कि कोई, चूंकि नाटक में सभी तरह की कलाएं इस्तेमाल होती हैं, कारपेंट्री भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रीशियन का भी इस्तेमाल होता है, पेंटर्स, मतलब कोई कहा गया ना कि कोई भी योग, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो नाटक में नहीं है, तो उसके विशेषज्ञों से जाके उसका निदान किया जा सकता है, कैसा क्या किया जाए। और फिर नाटक हम इसलिए भी देखें, जो आपने कहा कि कोई एक इमोशन होता है जो जिससे हम जुड़ते हैं, जिससे हम एसोसिएट करते हैं, जिसको हम लोग पढ़ाते हैं तो उसको काव्यशास्त्र के टर्म में हम लोग साधारणीकरण कहते हैं, जहाँ एक भावनाओं के साथ हम जुड़ जाते हैं और फिर हम रुक नहीं पाते और हम ताली बजाते हैं, क्योंकि हमको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का तत्काल वही जरिया मिलता है जिससे हम अपने को व्यक्त करते हैं। तो और निर्देशक भी यही जगह खोजते रहते हैं अपने नाटक में कि वह कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे दर्शकों को उस सम तक पहुँचाए जहाँ दर्शक नाटक से जुड़े, उनका साधारणीकरण हो और फिर दर्शक नाटक का आनंद लें। गाय डिबोर्ड नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने स्पेक्टेकल पे विचार किया है। तो वो कहते हैं कि स्पेक्टेकल दो तरह के दर्शक का निर्माण करता है। एक निष्क्रिय दर्शक होते हैं जो सीधे सीधे चीज़ों को उपभोग करते हैं। आप पाएंगे कि अगर हम लोग नाटक की दुनिया से बाहर, चूँकि दुनिया भी एक नाटक है, उसके बाहर में पाएंगे तो हम लोग अधिकांश लोग अपने आसपास के जो इवेंट हैं, जो नाटकीय गतिविधियां हैं, उसके एक निष्क्रिय उपभोक्ता है, उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसके सक्रिय उपभोक्ता होते हैं, जो उस दृश्यात्मकता के पुनरुत्पादन में बदल जाते हैं। यानी नाटक देखते देखते हम अपने मन में, अपनी कल्पना में, वो हमारी कल्पना को इतना एक्साइट कर देता है कि हम अपनी कल्पना में नाटक गढ़ने लगते हैं। और ऐसा दर्शक केवल नाटक का कंज्यूमर नहीं होता, इसलिए नाटक मैकेनिकल रिप्रोडक्शन में कभी उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका दर्शक कंज्यूमर नहीं है। वैसे ऐसा नाटक होता है जिसमें दर्शकों को कंज्यूमर बनाने की कोशिश होती है, लेकिन नाटक का दर्शक वह दृश्य के मूर्त रूप का हिस्सा बन जाता है, उसका अंदरूनी पार्ट है। तो दृश्य उसके लिए केवल दृश्य नहीं रह जाता, वह अनुभव हो जाता है जो देखने वाले के साथ रहता है। तो अपने आप को उस अनुभव तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर नाटक में हम देखते हैं क्या, सवाल यह भी है कि नाटक में हम देखते क्या है। तो नाटक में कई लोग कहानी देखते हैं, जिसको हम लोग कथ्य कहते हैं, कंटेंट। और वो कहानी जरूरी नहीं है कि घटनाओं की श्रृंखला के तौर पे हो। और जब सैमुअल बैकेट आए तो उन्होंने दिखाया कि नाटक में जरूरी नहीं है कि कोई कहानी है जिसका कोई आरंभ होगा, फिर मध्य होगा और फिर अंत होगा। एक परिस्थिति भी हो सकती है जिसमें दो पात्र फंसे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और बार बार हम उसी परिस्थिति को घटते हुए देख रहे हैं। फिर हम यह देखते हैं नाटक में कि उस नाटक को प्रस्तुत कैसे किया जा रहा है, मतलब वो प्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है। कोई भी कहानी हमारे पास कैसे चल के आ रही है। कल जिस कहानी को हमने देखा, एक अभिनेता मिलकर प्रस्तुत कर रहा था, उसी को कोई डायरेक्टर हो सकता है कि कई अभिनेताओं के साथ मिलकर प्रस्तुत करे। उसी को कोई दूसरा व्यक्ति 2 कैरेक्टर्स 3 कैरेक्टर के साथ प्रस्तुत करे। या कल के नाटक में हमने देखा कि उसमें कोई सेट नहीं था, कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं हो रही थी, कुछ प्रतीकात्मक चीज़ें थी जो उस दृश्यबंध का हिस्सा थी, लेकिन हो सकता है कोई बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करे। और फिर यहाँ पे नाटक में कथ्य के बाद एक जरूरी तत्व आता है। जैसे नाटक में
जिसको हम लोग कहते हैं संस्कृत में 3 ही चीज़ें जरूरी मानी गई है नाटक के लिए, वस्तु, नेता और रस। वस्तु मतलब वो कहानी जो आप तक पहुंचाई जाती है, नेता मतलब वो पात्र जिसके जरिए वो कहानी कही जाती है, रस यानी जिसके लिए आप कहानी कहते हैं उसको रस आ रहा है कि नहीं। वो अलग बहस है कि रस किसको प्राप्त हो रहा है, इस पर बहुत सारी बहस हैं, हम उस बहस में फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन रस दर्शकों को आना चाहिए कि नहीं है। और बाद में लोग यह भी कहते हैं कि इन सब की भी जरूरत नहीं है, एक अभिनेता होगा और एक दर्शक होगा तो नाटक वहीं पे संपन्न हो जाएगा, बाकी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। और फिर नाटक दृश्य और श्रव्य काव्य है कि नाटक केवल सुनना नहीं है, नाटक केवल देखना भी नहीं है, नाटक देखने के साथ साथ सुनना भी है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा नाटक जो दिखाई देता है वो सुनाई नहीं देता ठीक से, और बहुत सारा नाटक जो सुनाई देता है ठीक से वो दिखाई नहीं देता। तो इन दोनों के संतुलन बना के चलने की जरूरत महसूस की जाती है। तो इसमें देखना और सुनना भी शामिल है। तो हम ये देखते हैं नाटक देखते हुए कि नाटककार के शब्द, और इस पे हिंदी में तो खैर बहुत झगड़ा हुआ है कि नाटककार के या जो भी कहानी लिख रहा है उसके शब्द हमको कैसे सुनाई दे रहे हैं। आप सब जानते होंगे इस बात को कि रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य पर जो कॉपीराइट था, उस कॉपीराइट के चलते बहुत दिनों तक उनके नाटक खेले ही नहीं गए, क्योंकि उनको वो मंजूरी नहीं देते थे कि आप उनके शब्दों के साथ छेड़छाड़ कर पाए। और अभी मैं किसी का विवरण पढ़ रहा था तो उसमें लोग बताते हैं कि शुरुआत में जो अंग्रेज लोग थे, बाद में जब उन्होंने देखा या शेक्सपियर को खेलने के साथ जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुए तो इससे बहुत सारे लोग आहत भी होते थे कि शेक्सपियर को आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तो वह कई, और हिंदी नाटक का पूरा विकास इसमें बाधित हो रहा है कि नाटककार जो शब्द दे रहा था अभिनेता को वो शब्द खुद समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है, तो वो दर्शकों को कैसे बता पाता। क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने कहा कि हमको हमारे नाटक खेलने के लिए मर्मज्ञ के सूत्रधार और सुशिक्षित अभिनेता चाहिए, जो उनके ज़माने में नहीं थे। हाँ, नहीं थे उनके ज़माने में, कम थे दर्शक, तो वो हिंदी समझने वाले थे ही नहीं। इसलिए जब ये दोनों चीज़ें आती हैं, मर्मज्ञ के सूत्रधार यानी अच्छा डायरेक्टर और सुशिक्षित अभिनेता यानी NSD से पास कोई एक्टर, ये दोनों चीज़ें जब आते हैं तो उनके नाटक खूब खेले जाते हैं। धनुषाग्नि का तो खैर बहुत ज़्यादा ही मंचन हुआ है। और इस बात की शिकायत आगा हर्ष काश्मीरी, जिनके नाटक बहुत खेले गए, वो भी करते थे कि जो मालिक होता है वो चाहता है कि ऐसी भाषा हम लिखें कि पहले दिन तमाशे का मटिया मीट हो जाए। वो कोट मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका सार यही है कि वो खिचड़ी भाषा डालने के लिए कहता है कि आप लोगों को ये बात हमको, और इसलिए जो उन्होंने अच्छे नाटक लिखे वो नहीं खेले गए ज़्यादा। जैसे रुस्तम सोहराब, उनका नाटक पारसी थिएटर में बहुत ज़्यादा नहीं खेला गया, बाद के लोगों ने जब खेला तो रुस्तम सोहराब ही खेला। तो ये बहुत दिनों तक झगड़ा रहा है कि वो शब्द, अब वो शब्द हम तक कौन पहुंचाता है, तो वो शब्द हम तक पहुंचाता है अभिनेता, जो दिखाता भी नहीं है, केवल दिखाता नहीं है, सुनाता भी है। और कैसे दिखाता है आप देखिए कि एक अभिनेता की वजह से उस पूरे शब्द का दृश्य हमारे सामने बदल जाता है। संस्कृत का एक नाटक है मृच्छकटिकम, और संस्कृत नाटक बहुत ज़्यादा शब्द पे आधारित नाटक है। उसमें आप सार्विलक के चोरी करने के लिए जब आता है तो उसका प्रसंग पढ़िए, वो सब बताता है कि वो कहाँ पे चोरी करेगा, और वहाँ शायद कोई दृश्यबंध मौजूद नहीं है। और अगर आप दृश्यबंध रख देंगे, अगर एक दीवार खड़ी कर दें जिसमें वो सेंध मारे, तो पूरा जो शब्द है उसका वो बटाधार हो जाएगा, क्योंकि वह हमारे शब्द, हमारी कल्पना को एक्साइट करने के लिए कहता है। वो कहता है कि आप ऐसी जगह दृश्य मारे जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा आवाज़ न करे, और फिर उसकी नाप कैसे करेंगे, नाप करने के बाद वो जनेऊ निकाल के कहता है कि मेरे काम आ गया क्योंकि मैंने वो नापने वाली चीज़ घर पे छोड़ दी, फिर वो तुरंत अंदर भी आ जाता है। तो वो नाटक सुना भी रहा है और साथ साथ आपको चारू दत्त के घर में क्या है इसका पूरा विवरण वो शब्दों के जरिए दे रहा है। अब अगर यहाँ पे अभिनेता अच्छा नहीं होगा तो वो शब्द दृश्य के रूप में हमारे सामने नहीं आएगा। यहाँ पे हम अभिनेता के काम को देखते हैं कि अभिनेता कैसे उन सारे शब्दों को हम तक पहुँचा रहा है। जैसे कल का नाटक हम में से अधिकांश लोगों को इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि वो अभिनेता जो शब्द पहुँचा रहा था वो बहुत साफ और बहुत खुले रूप में हमारे सामने तक आ रहा था, जिससे हम एसोसिएट कर पा रहे थे आपको। तो इसलिए अभिनेता ऐसे शब्द की मांग करते हैं जिससे उनके अभिनय में आसानी हो और जिसकी हम लोग बात कर सकें और रंगमंच में दृश्य या कार्य व्यापार के जरिए उपस्थित किया जा सके। तो अभी तक हमने देखा कि नाटक में हम दो लोगों की कला देखने आए हैं, एक अभिनेता की और उससे पहले एक नाटककार की या कहानीकार की जिसने शब्द दिए। उसके बाद
भाषा के साथ साथ प्रदर्शन जुड़ा है और अभिनेता जुड़ा है, तो अभिनेता वो किन चीज़ों के बीच में अपने को ऑपरेट करता है, उस अभिनेता को आप क्या सामग्री देते हैं, उस अभिनेता को क्या हथियार प्रदान करते हैं, या आप उसको खाली छोड़ देते हैं कि वह अकेले रहे और अपनी बात कहे। तो अब यहाँ पे नाटक में दूसरी चीज़ें शामिल होने लगती हैं, जिसमें हम जिसको आप थिएटर का जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उसकी बात करने लगते हैं। आप कहते हैं कि हमको एक म्यूजिक बनाने, निर्देशक मांग करता है कि एक म्यूजिक देने वाला आदमी होना चाहिए, कुछ लाइट्स होनी चाहिए, फिर एक सेट होना चाहिए, फिर उसको कुछ प्रॉपर्टी हम देंगे, और फिर आप यह भी तय करते हैं, फिर हमको यह भी देखना है कि ये सारी चीज़ें आप कहाँ फिक्स कर रहे हैं। जाहिर है कि एक नाटक जो उस ऑडिटोरियम में हो रहा है, जो विंडरमेयर का जो ऑडिटोरियम है मेन, वहाँ जो नाटक आप करेंगे, वही नाटक अगर आप यहाँ करेंगे तो ये नाटक एक ही नाटक नहीं होगा, ये नाटक 2 नाटक हो जाएगा। तो स्पेस की भी पहचान, हम स्पेस भी देखते हैं तो यहाँ पे संगीत, सेट, प्रॉपर्टी, ये सब शामिल होता है, और किस स्पेस में आप सब इन चीज़ों के लिए चीज़ों को खड़ा कर रहे हैं। तो वही जो बात हमने की कि कई बार हमको लगता है कि जैसे हम लोग, मुझे ये कल के नाटक का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हमें से अधिकांश लोगों ने देखा है नाटक, और देखे हुए नाटक के उदाहरण से बात करने में आसानी होती है। जैसे आखिरी के 10 मिनट में हमको लगा कि उस अभिनेता बहुत अकेला पड़ गया और शब्द के अलावा उसके पास कुछ नहीं था, तो क्या हम उसको कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं, या हमने जो सेट बनाया है उस सेट से उसका क्या रिश्ता बना। जैसे चेखव कहते थे कि अगर कहानी में बंदूक का इस्तेमाल है तो वो बंदूक चलनी चाहिए, तो हमको लगा कि वो कुछ सिंबॉलिक चीज़ें टांगी हुई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थी, तो उससे एक्टर का रिश्ता क्या बना परफॉर्मेंस के दौरान। वो तो परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल होती है कि कई बार आप उसका ध्यान नहीं देते, लेकिन कई बार आप सोचते हैं कि वो क्या उसका रिश्ता बना, तो हमको लगता है कि ये मिस हो गया, इसका एक रिश्ता बनाया जा सकता था। तो फिर हम यह भी देखते हैं कि नाटक में कि वह नाटक अभिनेता हम तक कैसे पहुंचा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, चाहे वो लाइट्स जो बहुत सारे भावों को गहरा करके विस्तार करके हमारे पास पहुंचाता है, और फिर वो बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो स्पेस में एक्शन को बिखरा देते हैं कि एक ही स्पेस में कई चीज़ें घटित हो रही हैं। मुझे एक नाटक याद आ रहा है, रंग धूली, जो हमने बाहर देखा, फिर हम लोग भीतर गए तो वहाँ पे कई, त्रिपुरारी शर्मा जो अब नहीं रही, वो डायरेक्ट कर रही थी, तो स्पेस में कई था। तो आप कहाँ देखेंगे नाटक, अगर आप इधर देखेंगे तो इधर की चीज़ें छूट जाएंगी, फिर इधर देखेंगे, जैसे आपने भी जो नाटक डायरेक्ट किया था उसमें भी स्पेस के साथ बहुत खेल था कि वो कहाँ पे नाटक हो रहा है, तो और वो सारी चीज़ें वो आप फिर उसमें पूरा नाटक देख भी नहीं पाते। अभी एक वर्चुअल प्रोडक्शन हुआ अमितेश ग्रोवर का, द लास्ट पोएट नाम से, वो नाटक आप देखते और आप अगर किसी प्रसंग से बीच में दूसरे प्रसंग पे पहुंचते और आपको इच्छा होती है कि मैं वापस फिर पहले प्रसंग पे चलूं, तो आप नहीं देख पाते क्योंकि वो रैंडम, उसका कुछ एल्गोरिथम था कि हर बार आपको अलग चीज़ पे पहुंचा जा रहा था। तो आप क्या कर रहे हैं कि नाटक देखते हुए आप नाटक की पूरी कहानी या नाटक में पूरा कुछ जो घटित हो रहा है वो नहीं देख पा रहे। तो 4 लोग जो अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, उनके लिए वो एक ही नाटक 4 अलग अलग तरीकों से वो पहुंच रहा है, तो उस नाटक को आप कैसे सराहेंगे। तो ये सारा जो एल्गोरिथम है, लाइट्स है, सेट है, वो सब हम उसको इसी बात पे देखते हैं कि वह अभिनेता की कला को, और अभिनेता अपनी कला के जरिए शब्द को अंततः हमारे पास पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए शब्द नाटक में बहुत केंद्रीय महत्व रखता है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि वो शब्द के पार जाने वाली भाषा तैयार कर सके, लेकिन हम लोगों ने उन्हें बार बार शब्द की तरफ लौट के लौटते हुए देखा है कि अंततः वो शब्द की तरफ ही लौट जाते हैं। तो ये देखते हैं कि नाटक अभिनय की भाषा में वो देखते हुए यह भी देखते रहते हैं कि अभिनय की भाषा में अभिनेता क्या बाहर है उस चरित्र के या उसके सात्विक भावों तक हमको कैसे पहुंचा रहा है, पहुंचा पा भी रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। और हम जब भले हम अभिनय के बहुत बड़े गुणी नहीं हो, लेकिन वो जब पकड़ लेते हैं उस सात्विक भाव को, तो वो हम जुड़ जाते हैं उस परफॉर्मेंस से और वो हमको चीज़ अच्छी लगने लगती है। फिर नाटककार और अभिनेता ये कैसे क्या करेंगे, इसको तय करने वाला एक बहुत निर्देशक भी होता है। तो कई बार हम नाटक में उस निर्देशक के काम को भी देखने जाते हैं कि उस निर्देशक ने उस नाटक की व्याख्या कैसे की है, उसने उसकी प्रस्तुति के लिए रणनीति क्या बनाई है, और इस नाटक के जरिए वो हमको क्या दिखाना चाहता है। जैसे हम मैकबेथ की, ओथेलो की, आधे अधूरे की,
आषाढ़ का एक दिन की, हम में से अधिकांश लोगों ने अलग अलग प्रस्तुतियाँ देखी होंगी। कहानी जानते हुए भी हम ये देखने जाना चाहते हैं कि उस अमुक नाटक में अमुक निर्देशक ने दृश्यबंध, प्रकाश सामग्री इत्यादि के इस्तेमाल से उस नाटक को क्या व्याख्या दी है, किस तरह फोकस किया है, और यह व्याख्या पुरानी व्याख्या से या नाटककार द्वारा दी गई व्याख्या से कैसे अलग है। और गिरीश कार्नाड ने अभी अपनी एक आत्मकथा लिखी है और फैजल अलकाजी ने भी अपने पिता के बारे में लिखा है उसमें, और ये एक घटना दोनों में है वर्णित कि गिरीश कार्नाड बैठ के नाटक देख रहे हैं बॉम्बे में उस शुरुआती ज़माने में, और वो एक अभी के लोग को लगेगा कि किस साधारण बात पे गिरीश कार्नाड चौंक गए कि स्टेज पे एक अंधेरा है, एक माचिस जलती है, और माचिस आप जानते हैं कि माचिस जब जलेगी तो पहले रोशनी का जो वृत्त होगा उसमें एक जैसा नहीं होगा, वो कुछ टाइम लगेगा फैलने में, और उस वृत्त के दिखाने के लिए प्रकाश का जो इस्तेमाल करते हैं और अब्राहम अलकाजी स्टेज को रोशन करने के लिए, उसको देख के गिरीश कार्नाड बहुत चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है उस समय के बॉम्बे में, ये कैसे हो रहा है, ये कौन आदमी है जो ऐसे कर रहा है। और उसी के बाद वो नाटक की तरफ बढ़ते हैं और हिंदुस्तानी नाटक से जुड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंच पर एक प्रकाश के इस्तेमाल से एक आदमी को नाटककार बना दिया, और शायद भारत का सबसे बड़ा नाटककार बना दिया, जिससे वो चमत्कृत हुआ। तो हम यह भी देखने जाते हैं कि अमुक चीज़ें नाटककार कैसे दिखा रहे हैं, कि आखिर हम सब देखना चाहते हैं कि अश्वत्थामा का वही मोनोलॉग अगर कोई नाटक में कर रहा है तो कैसे बोल रहा है, या हैमलेट का मोनोलॉग या कोई भी चीज़ जो प्रचलित है वह भी कैसे देख रहा है। फिर हम ये देख रहे हैं कि पूरे जैसे अक्सर हम सब लोग लीनियर नैरेटिव के बहुत आदी हो जाते हैं कि एक रेखा में जो कहानी चलती है उसको हम देखना चाहते हैं, और कई बार जब कहानी बिखेर दी जाती है जहाँ निर्देशक कहानी के सूत्र उलझा देता है और हमको मुश्किल में डाल देता है कि उस कहानी के सूत्र को हम पकड़ें, क्योंकि निर्देशक भी अपेक्षा करता है नाटक में कि दर्शक जो है वह निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वो एक चेतना संपन्न दर्शक है। तो मैं अगर थोड़ा मुश्किल रास्ता भी पकड़ रहा हूँ तो दर्शक ये समझेगा। तो अगर बतौर दर्शक हम ट्रेन नहीं करेंगे, अपने आप को देखना नहीं सीखेंगे, तो शायद हम उन निर्देशकों के काम को सराहने से वंचित रह जाएंगे जो ये लीनियर नैरेटिव का रास्ता नहीं पकड़ते। और चूंकि भले हमारा समय लीनियर घटित हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी घटनाओं के पीछे का जो सच है वह नॉन लीनियर नैरेटिव से ही सामने आता है, तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो और कहने को तो हबीब तनवीर, डंकन रॉस का उदाहरण देते हैं कि असल बात है कहानी और उसको दर्शक तक पहुंचाना, और उस कहानी को दर्शक तक पहुंचाने के रास्ते में जितनी बाधाएं हैं उसको हटा ली जाए। तो और फिर मुझे याद आता है, मैंने थिएटर ओलंपिक जब हुआ था तो उसमें एक नाटक देखा, ग्रीक नाटककार थे थियोडोर ट्रेजापोलिस करके ऐसा कुछ नाम है उनका। तो वो कुछ ग्रीक कविता का मंचन कर रहे थे, और उसमें दो बॉडी है और दो बॉडी एक दूसरे पे कहिए कि डांस जैसा भी नहीं था, कुछ रिफ्लेक्सेस और रिएक्शंस जैसा था, और बीच में कुछ शब्दों का उच्चारण होता था। अब नाटक शुरू होते ही दर्शक निकलने लगे, क्योंकि कहानी नहीं थी उस नाटक में कुछ, केवल अब, और हम सब लोग अर्थ ढूंढते रहते हैं। कई बार हम सब चाहते हैं किसी चीज़ का अर्थ हमको मिल जाए, अर्थ पता चल जाए। तो नाटककार नाटक देखते हुए हमको अर्थ के साथ साथ जो बिंब ग्रहण हो रहा है, हो सकता है कि उस बिंब का अर्थ आपको बहुत देर बाद खुले, या जरूरी नहीं है कि वो अर्थ खुल ही जाए। तो नाटक देखते हुए हमको बिंब को भी पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे थोड़ी देर बैठकर देखने के बाद, अपने इंद्रियों को ट्रेन करने के बाद लग गया कि ये कुछ अच्छा घटित हो रहा है, जिसमें हमें दो बॉडी से आपस में रिएक्शंस के जरिए जो एक ड्रामा क्रिएट हो रहा है और उसमें कुछ शब्द फुसफुसाए जा रहे हैं, उसका ड्रामा हम देख पा रहे हैं। तो फिर तो कुल मिला जुला के बात इतनी है कि फिर कि कथ्य हम तक कैसे पहुंचा, और कथ्य में यह भी होता है कि गिमिक का भी इस्तेमाल होता है, कई बार क्लीशे का भी इस्तेमाल भी होता है, दोहराई चीज़ें भी प्रस्तुत की जाती है। कि जैसा हम लोग बातचीत कर रहे थे, या हबीब साहब भी कहते थे कि अभिनेताओं की एक कमजोरी होती है, या किसी भी निर्देशक की कमजोरी हो सकती है कि वह एक चीज़ जो चल जाती है उसका बार बार इस्तेमाल करना चाहता है। उसको लगता है कि इस शो में इस पंच पे या इस जगह पे ताली बजी है, तो अगले शो में भी वो इंतज़ार करता है कि दर्शक इस बात पे ताली बजाए। और हो सकता है कि दर्शक अगर बदल जाए तो उस दर्शक से जो बात जुड़ी अगले वाले बंच के दर्शकों को बात नहीं समझ में आई, तो उसने ताली नहीं बजाया, तो अभिनेता निराश भी होता है। तो
दर्शकों क्या करना चाहिए कि वो अपने जो सेंसेस हैं, नाटक देखने का आनंद इसलिए भी है कि नाटक के दौरान हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, उनका हम सबसे सजग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं, खुद मैं भी करता हूँ कई बार, कि नाटक में जब अच्छा नहीं लगता कुछ तो हम लोग फ़ोन निकाल लेते हैं। ये नाटक की कमजोरी भी हो सकती है और हमारी कमजोरी भी हो सकती है कि हम में इतना धैर्य नहीं है कि हम 1 घंटे, अब तो 1 घंटे का नाटक भी लोगों को ज़्यादा लगने लगता है। जब हमने नाटक देखने का शुरू किया था तो रेपर्टरी के नाटक 2.5 घंटे के होते थे, जिसमें एक इंटरवल होता था। या मैंने तो खैर 9 घंटे की भी एक प्रस्तुति देखी है। आप शाकुंतल की प्रस्तुति थी कुटियाट्टम की, जो 3-3 घंटे के 2 ब्रेक में होता था। तो अब तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। खुद निर्देशक को भी लगने लगता है कि 1 घंटा 30 मिनट क्या कोई बैठेगा ऑडिटोरियम में, तो वो चिंतित रहता है इस बात का। और उस 1 घंटा 30 मिनट में भी हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम इतने धैर्यवान नहीं हैं कि हम अपने मोबाइल से अलग हो पाए या फुसफुसाने से अलग हो पाए, या बहुत सारा जरूरी काम भी हमको उसी समय याद आने लगता है। तो हम अगर नाटक हमको ये मौका दे रहा है कि हम अपने सेंसेस का सक्रिय इस्तेमाल करें, जैसे, और वह जब सक्रिय इस्तेमाल होता है तो हमको नाटक की वह बातें समझ में आती हैं जो नाटक में बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं की गई है, अब जिसको छोड़ दिया गया, तो हमको समझ में आता है कि इस पर और फोकस किया जाता है, या वो एक गढ़ जाते हैं कि फोकस नहीं भी था तो भी एक महत्वपूर्ण बात थी। जैसे कल के नाटक का एक डायलॉग था कि पटना में एक उम्र के बाद लड़कियां बालकनी पे कम दिखने लगती हैं। अब हम लोग जो बिहार के समाज या परिवेश को जानते हैं, या छोटे शहरों में जिस परिवेश को जानते हैं और लड़कियों के जीवन के बारे में जानते हैं, उसके लिए नाटक वहाँ था कि वो उस दर्द में था जो बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आया, लेकिन एक जो संवेदना थी लिखने वाले की कि हाँ, एक उम्र के बाद लड़कियां बालकनी पे नहीं आती, क्योंकि बहुत उसके पूरा जो वो सोशल सेटअप है वो उस डायलॉग से सामने आ जाता है। तो अगर हम चौकन्ने नहीं है, अगर हम चेतनशील नहीं है और डायलॉग, और हो सकता है कि मेरे लिए ये डायलॉग था, किसी और के लिए कोई और डायलॉग हो, जिससे एक पूरा अर्थ का एक पूरा नया संसार या परिप्रेक्ष्य का एक पूरा नया संसार उसमें खुले। तो और नाटक देखने वाले के साथ सबसे अच्छी बात होती है कि अगर आप नाटक देखने के लिए आपको ट्रेन करते हैं तो आप जो दुनिया का नाटक चल रहा है उसको भी आप बहुत सहजता से देख पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक के बाद एक इवेंट वाली दुनिया घटित हो रही है, जिसमें हम दर्शक के बतौर हमको मौजूद रहना ही रहना। और उसको अगर हम नाटक के चैतन्यशील दर्शक होंगे तो हम समझ जाएंगे कि कहाँ क्या नाटक चल रहा है और कहाँ क्या सच दिखाया जा रहा है। बजाज साहब कहते थे कि नाटक में सब कुछ झूठ दिखाया जा रहा होता है, लेकिन वो एक सच दिखाने के लिए झूठ दिखाया जा रहा होता है, और बाहर की दुनिया में सच का बता के सब कुछ आपको झूठ दिखाया जा रहा होता है। तो नाटक का सजग दर्शक ये पकड़ लेता है कि क्या झूठ चल रहा है और क्या सच चल रहा है। इसलिए भरत ने, ब्रेख्त ने, स्तानिस्लावस्की ने भी, 3 लोगों का नाम इसलिए रहा हो कि हम सब लोग जानते हैं इनको, इन सब लोगों ने ऐसे दर्शक की कल्पना की है जो अपने कल्पनाशील मस्तिष्क से सचेत होकर नाटक के आस्वाद को ग्रहण कर सके। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि हमको संदेह नहीं करते हैं, हम मान चुके हैं कि हाँ, जो हमको पटना का सुपर हीरो दिखा रहा है कि वो पुनाई चक और कंकड़ बाग के बीच का लिखा है, वो चाय की दुकान है, तो भले वहाँ कोई बैठा हुआ नहीं है, लेकिन हम उससे सवाल नहीं करते कि अरे कहाँ है तुम्हारा सोनू चाय वाला, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमको दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि हम लोग उसको मान लेते हैं। हाँ, हमने अपने बिलीफ को, मतलब जो सच का आग्रह है उसको हम थोड़ी देर के लिए धकेल चुके हैं, संदेह करने की प्रवृत्ति को भी थोड़ी देर के लिए धक्का मार के बाहर निकाल चुके हैं। और फिर नाटक देखने में हमारा अपना पर्सनल टेस्ट डेवलप होता है, व्यक्तिगत रुचि विकसित होती है कि आप बहुत, लेकिन वो एक समय के बाद, बहुत सारा नाटक देखने के बाद विकसित होगी, जब आपको पता लग जाएगा अमुक व्यक्ति का काम अब देखने का कोई फायदा नहीं है, तो वो कैसा भी बड़ा नाटक कर ले, हो सकता है आप उसका नाटक देखने नहीं जाए। लेकिन कुछ लोगों को देख के लगेगा कि इसने कुछ किया है तो कुछ जरूर किया होगा, और फिर आप जॉनर वाइज आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है कि आप पॉपुलर प्ले देखना चाहते हैं। हम लोग जिसके बारे में सोचते हैं कि अच्छा ये फेस्टिवल क्यों होता होगा, इसमें तो खाली इस तरह के नाटक होते हैं, लेकिन हमने देखा है और हैरान हुए हैं कि उस फेस्टिवल के भी दर्शक होते हैं, उसमें भी ठीक ठाक लोग पहुंच जाते हैं। हम लोग कहते हैं, बात करते हैं आपस में कि ये आदमी नाटक करता ही क्यों है, इसको देखने कौन जाता होगा, और कभी आप पहुंच जाए तो आपको पता लगेगा कि उसके भी अपने बनाए हुए दर्शक, तो व्यक्तिगत रुचि होती है जिससे लोग नाटक जाते हैं, और फिर व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भी होते हैं, और वह पूर्वाग्रह आपको उस आनंद तक पहुंचा भी सकते हैं और उस आनंद तक पहुंचने से रोक भी सकते हैं।
तो अपने दर्शक भीतर के दर्शक को ज़रूरत है कि वह उन पूर्वाग्रहों को पहचाने, उन प्रेजुडिस को पहचाने जो आपको किसी भी कला का आनंद लेने से रोकती है। जैसे अब मैं अपने उदाहरण से बात कर सकता हूँ, जैसे 12th फेल नाम की एक फिल्म है, तो शुरुआत में देखते देखते मैंने इतने पूर्वाग्रह से देखा कि मुझे लगा कि कुछ देर बाद लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही इसके प्रति आग्रही हो रहा हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों को पीछे धकेल के एक बार पहले इसको देखना चाहिए, तब इसके बारे में कोई फैसला करना चाहिए। लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क है, जब आप कुछ देखते हैं तो वो पूर्वाग्रह भी उसी के साथ सक्रिय होते हैं, तो आपको उनको पहचान के उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित करने की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमारे अपने इंद्रियों को यानी सेंसेस को बहुत ट्रेन करने की ज़रूरत है। नाटक इसमें हमारी मदद करता है, और जब हम सक्रिय होते हैं तो सक्रिय चेतना से ही हम दृश्य जो दिखाया जा रहा है, नाटक में जो दिखाया जा रहा है, उसके आनंद तक पहुंच सकते हैं, और फिर हम इसी के जरिए रचना, जो भी शब्द हैं या जो भी कुछ एक पूरी रचना है, किसी की क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी के सच को भी जान सकते हैं। शुक्रिया। अगर आपको किसी का सवाल हो तो